नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। सामान्य विज्ञान की आज की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बल फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में बल कितने प्रकार का होता है, बल की परिभाषा, बल का सूत्र, बल कैसी राशि है और बल के जो मात्रक होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ में जो बल दो प्रकार का होता है, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय आज की क्लास का हमारा मस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक बार हम देखते हैं बल फोर्स क्या होता है, इसकी परिभाषा समझते हैं। बल की परिभाषा जैसे थोड़ा समझना, कोई भी वस्तु है, ये अभी स्थिर है तो कौन सी अवस्था में है? आप बोलोगे सर विरामावस्था में है। हमने इस पर धक्का लगाया तो ये वस्तु गति करने लगे, अर्थात गतिशील अवस्था में आ गई, जिसे हम बोलते हैं गत्यावस्था। गति प्लस अवस्था, गत्यावस्था। तो जब हमने इस वस्तु पर धक्का लगाया तो ये विरामावस्था से किस अवस्था में चली गई? गति अवस्था में चली गई। अब थोड़ा समझ एक और एग्जांपल लेते हैं कि हम बाइक चला रहे थे, बाइक, और हमने बाइक पे क्या लगाए? ब्रेक लगाए। तो जब बाइक चल रही थी, बाइक जब चल रही थी कौन सी अवस्था में थी भाई? गति कर रही थी ना। जब हम बाइक चला रहे थे तो वो गतिशील अवस्था में थी, इसका मतलब कौन सी अवस्था में थी? गत्यावस्था में थी। और हमने उसमें ब्रेक लगाए तो वो कौन सी अवस्था में आ गई? विरामा अवस्था में आ गई। कौन सी अवस्था में आ गई भाई? विरामा अवस्था में आ गई। अब मैं बोलूं कि हमने यहां पर जो धक्का लगाया है और हमने यहां पर ये जो ब्रेक लगाए, ये दोनों ही क्या है? बल कहलाते हैं। थोड़ा समझना, इससे जो हमने दो उदाहरण लिए, इससे बल की परिभाषा सामने आएगी कि बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु की विरामावस्था को गत्यावस्था में तथा गत्यावस्था को विरामावस्था में ला देता है। बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु की विरामावस्था को गत्यावस्था में तथा गत्यावस्था को विरामावस्था में ला देता। हमने यहाँ पर धक्का लगाया तो विरामावस्था किस में गई? गत्यावस्था में। यहाँ पर हमने ब्रेक लगाया तो गत्यावस्था किस में चली गई? विरामावस्था में चली गई। तो यहाँ पर धक्का और ब्रेक दोनों क्या है? बल है। तो अब आपको बल की परिभाषा समझ में आ जानी चाहिए कि बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु की विरामावस्था को गत्यावस्था में तथा गत्यावस्था को पुनः विरामावस्था में ला देता है, वह भौतिक कारक बल कहलाता है। अब मेरी एक बात समझना, हमने इस पे धक्का लगाया तो ये विरामावस्था से किस अवस्था में चला गया भाई? गत्यावस्था में। तो यहां पर वस्तु के वेग में क्या हो रही है? वस्तु के वेग में वृद्धि हो रही है। वस्तु के वेग में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और यहां पर हमने ब्रेक लगाए तो गत्यावस्था किस में चली गई? विरामावस्था में चली गई। तो यहां पर वस्तु के वेग में क्या हो रही है? कमी हो रही है। वस्तु के वेग में क्या हो रही है भाई? कमी। और हमने अपनी पिछली क्लास में त्वरण में पढ़ा कि जब वस्तु के वेग में वृद्धि होती है तो क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। और जब वस्तु के वेग में कमी होती है तो क्या उत्पन्न होता है? मंदन उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है भाई? मंदन उत्पन्न होता है। तो यहां से एक बल की और स्टैंडर्ड परिभाषा निकलती है कि बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर देता है। बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर देता है, अर्थात या तो वस्तु के वेग में वृद्धि करेगा या वस्तु के वेग में कमी करेगा। वह भौतिक कारक क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। जो ये सेकंड परिभाषा है आप नोट कर लो, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। बल वह भौतिक कारक है जो वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न कर देता है, वह भौतिक कारक क्या कहलाता है? बल कहलाता है। ये बात समझ आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बल की जो परिभाषा है, जो बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन की गति के कौन से नियम से प्राप्त होती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछाएगा कि जो बल की परिभाषा है वो न्यूटन की गति के कौन से नियम से प्राप्त होती है? तो हमारा उत्तर रहेगा न्यूटन की गति का जो फर्स्ट लॉ होता है उससे प्राप्त होती है। बात समझ में आ रही है क्या? न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, ये याद रखना है। चलिए एक बार यहां तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बल के फॉर्मूले की ओर। तो जो बल का सूत्र होगा, फॉर्मूला, वो क्या होगा? थोड़ा देखना, बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर ma। F बराबर ma मा। क्या होता है? ma मा। m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है। a क्या है? त्वरण है। और F क्या है? बल है। यहां तक बात समझ आ गई क्या? तो आपको बल का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है, F बराबर ma। m वस्तु का द्रव्यमान है, a वस्तु का त्वरण है। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं थोड़ा। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बल का सूत्र है वो न्यूटन की गति के कौन से नियम से प्राप्त होता है? तो उसका उत्तर है कि जो बल का जो सूत्र है वो आपके न्यूटन की गति के
सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है, द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है क्या? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है F बराबर ma। जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाहरी बल के समानुपाती होती है, उस नियम को हम सिद्ध करते हैं, प्रूव करते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है बल का F बराबर ma। तो ये जो बल की परिभाषा है या बल का सूत्र है, अगर हम इनका संबंध न्यूटन की गति के नियमों के साथ करें तो हमें दो क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। पहला क्वेश्चन, बल की परिभाषा न्यूटन की गति के कौन से नियम से प्राप्त होती है? तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से। दूसरा, बल का सूत्र या व्यंजक न्यूटन की गति के कौन से नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ में आपको बल का जो फॉर्मूला है F बराबर ma वो विशेष तौर से याद रखना। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बल के मात्रक देख लो। एक बार हम ऊपर वाला रब कर रहे हैं, एक बार इसको नोट कर लो। बल के मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह समझना। बल के मात्रक हम बल के ऐसे ही मात्रक भी पढ़ेंगे। सीजीस्पत्ति में क्या मात्र होगा, एफपीएस्पत्ति में क्या मात्र होगा, सब पढ़ेंगे। तो चलिए थोड़ा समझते हैं। बल का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, बल एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। एम क्या द्रव्यमान, ए क्या त्वरण है, और एफ क्या है, बल है। ये बात समझ आ गई। अगर हमें बल का ऐसे ही मात्रक चाहिए, हमें बल का ऐसे ही मात्रक चाहिए, तो बल के फॉर्मूले में जो जो भौतिक राशियां आ रही हैं उनके हमें ऐसे ही मात्रक पता होना चाहिए। एक तो द्रव्यमान आ रहा है, तो द्रव्यमान का ऐसे ही मात्रक केजी इंटू दूसरा क्या आ रहा है, त्वरण। त्वरण का ऐसे ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपके बल का ऐसे ही मात्रक आया केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूटन। और न्यूटन को हम कैपिटल एन से लिखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई क्या? बल का ऐसे ही मात्रक न्यूटन होता है। अगर आपको ऑप्शन में न्यूटन नहीं मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। तो थोड़ा देखना, दोनों याद करना है। बल का ऐसे ही मात्रक केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। चलिए अगला सीजीस्पत्ति में मात्रक पता करते हैं। सीजीस्पत्ति में, सीजीस्पत्ति में क्या मात्रक होगा, थोड़ा देखना। हमें क्या करना है, इसके अंदर जो ये भौतिक राशियां आ रही है, जो भौतिक मात्रक है केजी और मीटर, इनको सीजीस्पत्ति में चेंज करना है। तो केजी का सीजीएस में क्या होता है, ग्राम, और मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इस केजी को ग्राम में चेंज करना है और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। और समय का ऐसे ही मात्रक भी सेकंड, और सीजीस्पत्ति में मात्रक भी सेकंड। तो इसको चेंज नहीं करना, हमें क्या करना है, इस केजी को ग्राम में चेंज करना है और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। तो हम जानते हैं 1 केजी 1 किलोग्राम किसके बराबर भाई, 1000 ग्राम के बराबर। और 1000 ग्राम को हम लिखेंगे 10 की पावर 3 ग्राम। तो 1 केजी को क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3 ग्राम। और एक जो मीटर होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो एक मीटर की जगह क्या पुट करेंगे भाई, आपके 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। चलिए पुट कीजिए, केजी की जगह 10 की पावर 3 ग्राम इंटू मीटर की जगह 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आधार समान तो घाते जुड़ेगी, आधार समान तो घाते जुड़ेगी, क्या होगा 10 की पावर 5, ये ग्राम का ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? चलिए अब यहां पर देखिए आप कि हमने यहां पर केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को क्या लिखा, न्यूटन। इसी प्रकार ये जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, डाइन लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे भाई, डाइन लिखेंगे। तो यहां पर ये आ जाएगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन। और यहां से हमें दो चीजें प्राप्त हुई, एक तो न्यूटन और डाइन में संबंध प्राप्त हो गया, और साथ में यह भी पता चल गया डाइन है वो बल का सीजीस्पत्ति में मात्रक है, सीजीस्पत्ति में मात्रक।
यहां तक बातें समझ में आ रही है क्या? हम क्या बात कर रहे हैं कि बल का ऐसे ही मात्रक है वो न्यूटन या केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन बल का सीजीएस पत्ती में जो मात्रक है वो क्या होता है? डाइन होता है। और डाइन और न्यूटन में क्या रिलेशन होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ये जो संबंध है ये भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना। यहां तक बातें समझ में आ रही क्या? बाकी ये हमने कैसे निकाला ये मैंने आपको बता दिया। चलिए बल का एक और मात्रक जिसको हम बोलते हैं एफपीएस पत्ती में होता है, वो होता है पाउंडल। क्या होता है भाई? पाउंडल। क्या होता है? पाउंडल होता है। और 1 पाउंडल की वैल्यू भी पूछा जा सकता है, 1 पाउंडल की वैल्यू भी पूछा जा सकता है। 1 पाउंडल बराबर आपके 13,825.7 डाइन होता है। यहां तो बातें समझ में आ गई क्या? बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं। बल के मात्रक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बल का ऐसे ही मात्रक केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। बल का सीजीएस पत्ती में मात्रक डाइन होता है। न्यूटन और डाइन में रिलेशन 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। और एक अन्य और मात्रक की बात करें तो एफपीएस पत्ती में बल का मात्रक पाउंडल होता है। 1 पाउंडल का वैल्यू आपके 13,825.7 डाइन होता है। तो इन बातों को थोड़ा समझिए। अब हम पता करते हैं कि बल है वो आपके अदिश राशि है, सदिश राशि है। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा इधर देखना। बल के फॉर्मूले में 2 भौतिक राशि आ रही है, एक तो द्रव्यमान और एक त्वरण। द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है, त्वरण आपके सदिश राशि है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो बल है वो आपके अदिश और सदिश का गुणनफल है। और जब भी एक अदिश और एक सदिश का गुणनफल होता है तो पलड़ा किसका भारी होता है? सदिश का भारी होता है। इसका मतलब हम कहेंगे कि बल एक प्रकार की सदिश राशि है। बल एक प्रकार की सदिश राशि है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक बात समझ में आ गई क्या? अभी तक हमने बल के बारे में बहुत सी नॉर्मल बातें पढ़ी। हमने 4 चीजें बल के बारे में जानी। बल की परिभाषा, बल का फॉर्मूला, बल के मात्रक और बल एक प्रकार की सदिश राशि है। ये चीजें हमने पढ़ी। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बल के प्रकार पढ़ते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बल के प्रकार, आपको ध्यान रखना कि जो प्रकृति के जो मूल बल हैं, प्रकृति के जो मूल बल हैं वो कितने हैं भाई? 4 हैं। प्रकृति के मूल बल कितने हैं भाई? प्रकृति के मूल बल कितने हैं? 4 हैं। प्रकृति के मूल बल कितने हैं भाई? 4 हैं। कौन कौन से थोड़ा देखना। पहला है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण। सेकंड है दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल। दुर्बल अंतरा आणविक आकर्षण बल। तीसरा है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। और चौथा है परबल नाभिकीय बल। परबल नाभिकीय बल। तो आज से आपको ध्यान रखना है कि प्रकृति में मूल बल है वो कितने हैं भाई? 4 है। कौन कौन से? गुरुत्वाकर्षण, दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल और चौथा परबल नाभिकीय बल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन 4 बलों में से सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो आप क्या करोगे? आप इसके आगे दुर्बल शब्द देखोगे और इसको कर दोगे, यही करोगे आप। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि प्रकृति का जो सबसे दुर्बल बल है वो कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण है। जो गुरुत्वाकर्षण है वो प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। सबसे दुर्बल बल है, ठीक है।
और प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है, उसका नाम है प्रबल नाभिकीय बल। इसके आगे वाला शब्द है, इससे हमें पता चल रहा है कि प्रबल नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। लेकिन ये गलती मत करना कि दुर्बल, जो आपके दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल है उसके आगे दुर्बल आ रहा है तो ये दुर्बल होगा, नहीं, ये दुर्बल नहीं होगा। प्रकृति का जो सबसे दुर्बल बल है वो कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है, प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, प्रकृति का सबसे प्रबल बल। तो दो क्वेश्चन तैयार होते हैं, प्रकृति का दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण, प्रकृति का सबसे प्रबल बल प्रबल नाभिकीय बल। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ी सी और जानकारी जुटाते हैं कि ये चार बल होते क्या। पहला गुरुत्वाकर्षण, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं को खींचने के लिए एक आकर्षण बल लगाती है, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? ब्रह्मांड या संसार में जितनी भी वस्तु हैं, एक वस्तु दूसरी वस्तु को खींचने के लिए, एक वस्तु दूसरी वस्तु को खींचने के लिए एक आकर्षण बल लगा रही है, उस आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और गुरुत्वाकर्षण प्रकृति का सबसे दुर्बल बल होता है। बाकी गुरुत्वाकर्षण प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस कारण हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे और समथिंग इसको 4 से 5 क्लास में पढ़ेंगे, अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। चलिए ये बात समझ आ गई। दूसरा बल है दुर्बल अंतराणविक आकर्षण बल। नाम से पता चल रहा है अंतराणविक है, इसकी संधि विच्छेद करेंगे, अंतर प्लस आणविक। अंतर का मतलब के बीच और आणविक मतलब अणुओं, तो अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, चाहे कोई भी पदार्थ हो, ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, इन पदार्थों के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं, दुर्बल आकर्षण बल कहते हैं। तीसरा विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा कौन सा बल है भाई, विद्युत चुंबकीय बल है। इस बल को ध्यान से समझना। ये बल वैसे इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो विद्युत बल और एक चुंबकीय बल, दूसरा चुंबकीय बल। विद्युत बल और दूसरा चुंबकीय बल, इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब थोड़ा समझना यहां पर विशेष तौर से कि विद्युत बल क्या होता है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल। दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल कौन सा होता है, विद्युत बल होता है। जबकि चुंबकीय बल चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल। चुंबक होती है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, N और S, दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो चुंबकीय बल होता है। हालांकि हम विद्युत बल और चुंबकीय बल के बारे में जब विद्युत और चुंबक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बाद उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझना कि विद्युत बल क्या होता है, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और चुंबकीय बल चुंबक के ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल। यदि ये दोनों बल एक साथ लगे, यदि ये दोनों बल एक साथ लगे तो उस बल को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। अब थोड़ा समझना विद्युत चुंबकीय बल कहां पे लगता है। एक शब्द आपने सुना होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे 7 प्रकार की होती हैं, एक्स, गामा, पराबैंगनी, अवरक्त, दर्शीय, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी माध्यम से गुजरती है तो वहां पर विद्युत और चुंबकीय बल दोनों उत्पन्न करती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वहां पर विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। यहां पर यह ध्यान रखना कि जब भी विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी माध्यम से गुजरती है तो वहां पर कौन सा बल उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। वहां पर विद्युत बल भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय बल भी उत्पन्न होगा। बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण कि प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, थोड़ा समझना। हम सबको पता कि जो परमाणु की संरचना है उसके केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। ये बात समझ में आ गई। और इस नाभिक के अंदर धनावेशित प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका मतलब है सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन होंगे। सोडियम के नाभिक में क्या होंगे, 11 प्रोटॉन होंगे और सभी प्रोटॉनों पर क्या है, धनावेश है। सभी प्रोटॉनों पर क्या है, धनावेश है। और हम सबको पता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश एक दूसरे को धक्का देते हैं तो ये जो जितने भी प्रोटॉन हैं
इन पर धनावेश है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि इतने छोटे आकार में, नाभिक का आकार बहुत ही छोटा होता है, 10 की पावर -15 मीटर। इतने छोटे आकार में 11 प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ये तो हम सोडियम की बात कर रहे हैं। अगर हम यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम 92, यूरेनियम 235, इसका परमाणु क्रमांक 92। इसका मतलब यूरेनियम के नाभिक में 92 प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, यही मतलब हुआ। और हम सबको पता है नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर कोटि का। इतने छोटे आकार में 92 प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको धक्का दे रहा है, ये इसको। इसका मतलब नाभिक टूट जाना चाहिए और परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब हम कहते हैं कि इन प्रोटोनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इसको खत्म करने के लिए यहां पर कोई आकर्षण बल लग रहा होगा। जो इन प्रोटॉन के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है, इस प्रतिकर्षण बल को खत्म करने के लिए यहां पर कोई अन्य आकर्षण बल लगता है, और उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, परबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह बात समझ में आ रही है क्या? चलिए थोड़ा देखते हैं। यह बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि नाभिक में प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल को खत्म करने के लिए वहां पर एक आकर्षण बल लगता है, और उस आकर्षण बल को हम कहते हैं परबल नाभिकीय बल। और परबल नाभिकीय बल संसार का सबसे प्रबल बल है। संसार का सबसे प्रबल बल है। प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल है। मैंने इसको बता दिया कि नाभिक का आकार 10 की पावर -15 मीटर होता है। उसमें प्रोटॉन रहते हैं और प्रोटॉन पर समान आवेश धनावेश होता है, वो एक दूसरे को धक्का देते हैं। इसका मतलब इतने छोटे आकार में, नाभिक का आकार अत्यंत छोटा होता है, इतने छोटे आकार में इतने सारे प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। इसका मतलब नाभिक टूट जाना चाहिए और परमाणु का अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल को खत्म करने के लिए वहां पर कोई अन्य आकर्षण बल लग रहा है, और उस आकर्षण बल को हम कहते हैं परबल नाभिकीय बल। और परबल नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। तो अब मैंने इन चारों बलों के बारे में डिस्कस कर लिया। आपको यह बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए अब और एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को 1 माने, अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को 1 माने तो दुर्बल अंतराणिक आकर्षण बल है वो 10 की पावर 25 होगा। विद्युत चुंबकीय बल है वो 10 की पावर 36 होगा। प्रबल नाभिकीय बल है वो 10 की पावर 38 होगा। अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल को 1 ले तो दुर्बल आकर्षण बल 10 की पावर 25 होगा। ये दुर्बल दिख रहा है, दुर्बल नहीं है। दुर्बल तो कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। ये तो इसकी तुलना में 10 की पावर 25 गुना तेज है। 10 की पावर 25 गुना बहुत होता है। ये इसकी तुलना में कितना गुना तेज है? 10 की पावर 11 गुना। ये इसकी तुलना में कितना तेज है? 10 की पावर 2 गुना। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि जो प्रबल नाभिकीय बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना तेज है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो 10 की पावर 38 गुना, 10 की पावर 38 गुना तेज है। ये बात समझ में आ गई क्या कि प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की पावर 38 गुना तेज है। यदि हम गुरुत्वाकर्षण बल को 1 माने तो प्रबल नाभिकीय बल 10 की पावर 38 होगा। बात समझ में आ गई? चलिए इसको नोट कीजिए। हमने प्रकृति के मूल बलों के बारे में डिस्कस की और इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। उसके बाद आज की क्लास का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।
उसको समझेंगे। चलिए, अभिकेंद्रीय अभिकेंद्रीय बल एवं अपकेंद्रीय बल, इसके जो उदाहरण हैं वो लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसको विशेष तौर से ध्यान से समझना है कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल क्या होता है। थोड़ा देखते हैं। ऐसा मानना है कि कोई वस्तु एक समान वेग से वर्ताकार पथ पे गति कर रही है। यही जो मैं पहली लाइन बोल रहा हूँ यही महत्वपूर्ण है कि कोई वस्तु है वो एक समान वेग से कोई वस्तु है एक समान वेग से वर्ताकार पथ पे क्या कर रही है, गति कर रही है। कोई वस्तु है एक समान वेग से वर्ताकार पथ पे गति कर रही है। ये बात समझ में आ गई क्या? कोई भी वस्तु है वो एक समान वेग से वर्ताकार पथ पे क्या कर रही है, गति कर रही है। तब उस वस्तु पर केंद्र की ओर एक बल लगता है। इस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। इस बल को हम क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल समझ में आ जाना चाहिए। अभिकेंद्रीय बल समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी वस्तु एक समान वेग से किसी वर्ताकार पथ पे गति कर रही हो तो उसके केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं अपकेंद्रीय बल क्या होगा। तो केंद्र से उस वस्तु पर बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से उस वस्तु पर बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से उस वस्तु पर जैसे ऐसे घूम रही थी, इसके केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से उस वस्तु पर बाहर की ओर लगने वाला बल कौन सा है? अपकेंद्रीय है। बात समझ में आ रही है क्या? थोड़ा इसको ऐसे समझते हैं, ये वस्तु थी, इस वस्तु से केंद्र की ओर लगने वाला बल, इस वस्तु से केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा? आपके अभिकेंद्रीय। और इस वस्तु पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल। इस बात को जो समझ गया उसको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी वस्तु किसी वर्ताकार पथ पे गति कर रही है, उसका वेग एक समान होना चाहिए। तब उस वस्तु से केंद्र की ओर एक बल लगता है, उस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जबकि जिस केंद्र के चारों तरफ वो गति कर रही है, उस केंद्र से उस वस्तु पर बाहर की ओर लगने वाला बल, क्या कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये जो दोनों बल लग रहे हैं, अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल, इनका जो परिमाण है, परिमाण तो समान होगा लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। परिमाण तो क्या होगा? समान होगा लेकिन दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। इस बात को अच्छी तरह समझ लेना है कि जो केंद्र की ओर लगने वाला बल है वो अभिकेंद्रीय बल है और केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल कौन सा है? अपकेंद्रीय बल है। इन दोनों बलों का मान तो समान होता है। जितना केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है उतना ही केंद्र से बाहर की ओर अपकेंद्रीय बल लगेगा, लेकिन अभिकेंद्रीय बल इस तरफ लग रहा है और अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगेगा, तो दिशा क्या है? विपरीत होती है। ये बात समझ में आ गई क्या? अगर ये बात समझ में आ गई तो दोनों की परिभाषा में एक बार बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से किसी वर्ताकार पथ पे गति कर रही हो तो उस पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। बात समझ में आ गई? और यदि इसकी परिभाषा बोलो, यदि कोई वस्तु एक समान वेग से वर्ताकार पथ पे गति कर रही हो तो केंद्र से वस्तु पर बाहर की ओर लगने वाला बल कौन सा कहलाता है? अपकेंद्रीय बल कहलाता है। अब थोड़ा समझना, यहां पर ये जो वस्तु है v वेग से गति करी, किस वेग से भाई? v वेग से गति कर रही है और जिस वर्ताकार पथ पे गति करी उसकी त्रिज्या हम r मानते हैं। तो इस वस्तु का जो त्वरण है, वो होगा v² अपॉन r। तो अब हमें त्वरण मिल गया है,
तो हम अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बल F बराबर क्या होता है, m। ए का वैल्यू ये मिल गया, ए का वैल्यू पुट करेंगे F बराबर m v²/r। ये फॉर्मूला भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है अभिकेंद्रीय बल का। तो हमें ऐसा समझना है कि जो वस्तु गति कर रही है उसका वेग है v, और जिस वर्ताकार पथ पे वो गति कर रही है उसकी त्रिज्या क्या r। तो उस वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है वो होगा a बराबर v²/r। ये त्वरण भी पूछा गया है कि त्वरण कितना होता, त्वरण भी पूछा गया है एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में। और अभिकेंद्रीय बल का जो फॉर्मूला है वो भी पूछा गया है। तो सीधा त्वरण मिल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें बल का फॉर्मूला पता है F बराबर m है। ए का वैल्यू पुट किया तो m v²/r हमारे पास क्या गया, अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आ गया। तो चलिए एक बार इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम इनके जो दैनिक जीवन में उदाहरण है कि कहां पर अभिकेंद्रीय बल काम करता है, कहां पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, उसको समझते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल लेते हैं। सूर्य के चारों ओर, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या अन्य ग्रहों की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या अन्य ग्रहों की गति जब होगी तो पृथ्वी से सूर्य की ओर या अन्य ग्रहों से सूर्य की ओर एक बल लगेगा, उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। इसका मतलब हम कहते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या ग्रहों की गति, या ऐसा बोल दें कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, या जो हमने कृत्रिम उपग्रह छोड़ रखे हैं उनकी गति। हम सबको पता है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, और साथ में जो भी हम कृत्रिम उपग्रह यहां से भेजते हैं वो भी क्या लगा, चक्कर। तो जब चंद्रमा और कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनसे पृथ्वी की ओर एक बल लगता है, इस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। बात समझ में आ रही है क्या, कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी या ग्रहों का चक्कर लगाना, या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या कृत्रिम उपग्रहों का चक्कर लगाना, इसमें जो बल लगता है, कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं पृथ्वी, ऐसे लिख दो, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर ग्रहों या पृथ्वी की गति, या हम ऐसा लिख देते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या कृत्रिम उपग्रह की गति, कृत्रिम उपग्रह की गति, इसमें कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। लेकिन ये जो अभिकेंद्रीय बल है हमें गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में दिखाई देता है। इस बात को ध्यान रखना कि अभिकेंद्रीय बल तो लग रहा है, लेकिन हम इसको कैसे महसूस कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में महसूस कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है क्या, कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाए या ग्रह चक्कर लगाए, या हम ऐसे बोले कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है या कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगा रहा है, तो उसके वहां पर जो बल लग रहा है वो अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, और वो अभिकेंद्रीय बल हमें गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में महसूस हो रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या। पहला बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल अभिकेंद्रीय बल का, सूर्य के चारों ओर ग्रह या पृथ्वी की गति, या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या कृत्रिम उपग्रहों की गति में गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में यह कार्य करता है। चलिए दूसरा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, उससे केंद्र की ओर एक बल लगेगा, उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो हमें विद्युत बल के रूप में महसूस होता है। बात समझ में आ रही है क्या। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, इसमें भी अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, और ये अभिकेंद्रीय बल हमें विद्युत बल के रूप में महसूस हो रहा है। बात समझ में आ गई क्या,
कि यहाँ पर इस पर माइनस, इस पे प्लस, तो यहाँ पर लगेगा, ठीक है, विद्युत बल। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक रस्सी ले रहे हैं और रस्सी के एक पत्र बांध रहे हैं, एक सिरे पर पत्र बांध रहे हैं और एक सिरे को अपने हाथ में पकड़े ऐसे घुमा रहे हैं। एक रस्सी के एक सिरे पर हमने पत्र लटकाया और दूसरे सिरे को अपने हाथ से पकड़ा और ऐसे घुमाया। ऐसे घुमाए तो हम देखते हैं कि ये हमारा हाथ है और ये पत्र है। ये पत्र ऐसे गति करेगा, एक समान वेग से वर्ताकार पथ पे गति करता है। हमने पढ़ा कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से वर्ताकार पथ पे गति करता है, उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है। इस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो वहां पर भी अभिकेंद्रीय बल काम करेगा, लेकिन ये जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके रूप में काम करेगा, तनाव बल के रूप में। क्योंकि हम सबको पता है कि जैसे ही हम रस्सी को घुमाएंगे तो जो रस्सी है बीच में से टाइट हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं तनाव। रस्सी क्या हो जाएगी, बीच में से पूरी टाइट हो जाएगी और उसको हम क्या बोलते हैं, तनाव। और तनाव के कारण जो बल लग रहा है वो तनाव बल। तो वहां पर अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, लेकिन वो अभिकेंद्रीय बल हमें तनाव बल के रूप में महसूस हो रहा था। ये बात समझ में आ गई। क्या तीसरा एग्जाम्पल कि किसी रस्सी से पत्थर को बांधकर उसके दूसरे सिरे को घुमाने पर अभिकेंद्रीय बल लगता है और वह अभिकेंद्रीय बल हमें तनाव बल के रूप में महसूस होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूं, यहां पर समझ लेते हैं। अभी हम अभिकेंद्रीय बल पढ़ रहे हैं, हमने 3 एग्जाम्पल पढ़ लिए इसके और चौथा एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। जो मौत का कुआं होता है, जो मौत का कुआं होता है, ये मौत का कुआं है और उसमें जो एक बंदा बाइक चलाता है, ऐसे चलाता है उसके, तो जो बाइक चलाता है तो बाइक से केंद्र की ओर एक बल लग रहा है, तभी वो बाइक उस वर्ताकार पथ पे गति कर रही है। अगर यहां पर ये अभिकेंद्रीय बल नहीं लगता तो वह बाइक उस वर्ताकार पथ को छोड़ देती। बात समझना, यदि कहीं पर अभिकेंद्रीय बल नहीं लगता है तो वह वस्तु अपने वर्ताकार पथ को छोड़ देगी, वह अपने वर्ताकार मार्ग को छोड़ देगी। तो यहां पर जो बंदा मौत के कुएं में, मौत का कुआं बोलते इसको, मौत का कुआं, तो मौत के कुएं में जो बाइक चला रहा है, उस बाइक से उसके केंद्र की ओर एक बल लग रहा है। इस बल को हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। और ये अभिकेंद्रीय बल कैसे लग रहा है थोड़ा समझना। ये अभिकेंद्रीय बल उस कुएं की दीवार और जो बाइक का जो टायर है उसके मध्य जो घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल के द्वारा हम महसूस कर रहे हैं। जिस प्रकार यहां पर हमने कहा कि गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में महसूस कर रहे हैं, यहां पर विद्युत बल के रूप में, यहां पर तनाव बल के रूप में, उसी प्रकार जब मौत के कुएं में बाइक, जो बाइक चालक है वो वर्ताकार पथ पे गति करता है तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है और ये बल हम मौत के कुएं की दीवार और उसके टायर के मध्य लगने वाले घर्षण बल के कारण महसूस कर पा रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखना कि किस कारण हो रहा है, घर्षण बल के कारण हो रहा है। बात समझ आ गई क्या? 5वां इसी से संबंधित उदाहरण है कि कोई भी मोड़ है, ये जैसे मोड़ ऐसे, तो इसके इस पर कोई बाइक या कोई भी गाड़ी है, कोई भी ट्रक है, ऐसे चल रहा है, तो उससे उस मोड़ के केंद्र की ओर एक बल लगेगा। तो उस जो भी चल रहा है एक समान वेग से, तो उससे उसके केंद्र की ओर एक बल लगेगा, उस बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो जब मोड़ पे हम मुड़ते हैं तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। और यह अभिकेंद्रीय बल भी कैसे काम करता है, इस सड़क और टायर के मध्य लगने वाले घर्षण बल के रूप में कार्य करता है। यहां पर अगर अभिकेंद्रीय बल कार्य नहीं करे तो यह वस्तु अपना वर्ताकार पथ छोड़ देगी। हमेशा ध्यान रखना, ये विशेष तौर से नोट कर लो, कहीं पर भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर एक समान वेग से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है, अगर वहां पर अभिकेंद्रीय बल का अभाव हो जाए तो वह वस्तु अपना वर्ताकार पथ छोड़ देगी। अगर यहां पर यह अभिकेंद्रीय बल कार्य नहीं करे, अर्थात इसके मध्य जो घर्षण बल लग रहा है वो कम हो जाए, एक समान ना हो, तो अभिकेंद्रीय बल भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये जो बाइक चला रहा है वो नीचे गिर जाएगा। ऐसे अपना वर्ताकार पथ यहां पर होगा तो ऐसे चला जाएगा, यहां पर होगा तो ऐसे चला जाएगा। कैसे पथ छोड़ेगा, यहां पर स्पर्शरेखा खींची जाती है भाई, ऐसे चला जाएगा, यहां पर छोड़ेगा तो ऐसे चला जाएगा, जैसे भी वो टकरा जाएगा। लेकिन यहां पर अगर अभिकेंद्रीय बल का अभाव हो जाए तो वह अपना पथ छोड़ देगा। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये जो 5 उदाहरण है हमने अभिकेंद्रीय बल के पढ़े। अभिकेंद्रीय बल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है
अभी हम अपकेंद्रीय बल के भी उदाहरण पढ़ेंगे, लेकिन एक बार इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा यदि कोई वस्तु एक समान वेग से वर्ताकार पथ पे गति करी हो तो उसके केंद्र की ओर एक बल लगता है, उसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और हमने अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला भी पढ़ा। हमने कहा कि जो वस्तु है वो v वेग से गति करी है और जिस वर्ताकार पथ पे गति करी है उसकी त्रिज्या r है, तो वहां पर जो त्वरण उत्पन्न होगा v²/r। वहां पर जो त्वरण उत्पन्न होगा v²/r, और वहां पर जो अभिकेंद्रीय बल लगेगा वो लगेगा F बराबर mv²/r। यहां तक बात समझ आ गई। चलिए फिर हमने इसके 5 उदाहरण पढ़े। पहला उदाहरण सूर्य के चारों ओर ग्रह या पृथ्वी की गति, या दूसरा इसी में कि पृथ्वी के चारों ओर कृत्रिम उपग्रह चंद्रमा की गति। इस दोनों में अभिकेंद्रीय बल लग रहा है और ये हमें गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरा नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, वहां पर भी अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है और ये हमें विद्युत बल के रूप में दिख रहा है। तीसरा यदि हम रस्सी के एक सिरे से पत्र बांध ले और उसको घुमाए तो वो हम देखते हैं कि वो पत्थर वर्ताकार पथ पे गति करता है, तो उस पर भी एक अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है और यह अभिकेंद्रीय बल तनाव बल के रूप में कार्य कर रहा है। चौथा हमने पढ़ा कि मौत के कुएं में जो बाइक चलाता है वो बाइक इसलिए चल रही है, तो उसके इसलिए चल रही है क्योंकि उसके केंद्र की ओर एक बल लग रहा है और उस बल को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और ये अभिकेंद्रीय बल क्यों लग रहा है, क्योंकि जो मौत के कुएं की जो दीवार है और टायर के बीच क्या लग रहा है, घर्षण बल। उस घर्षण बल के कारण ये उत्पन्न हो रहा है। यहां तक बात समझ आ गई। और पांचवा उदाहरण इसका कि जब हम वर्ताकार मोड़ पे किसी मोड़ पे घूमते हैं बाइक लेकर ट्रक लेकर, तो उसके केंद्र की ओर उस मोड़ के केंद्र की ओर एक बल लगता है, इसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। और ये अभिकेंद्रीय बल भी सड़क तथा जो भी हम व्हीकल है ट्रक बस उसके जो व्हील है टायर के मध्य लगने वाले घर्षण बल के कारण लग रहा है। ये बात समझ में आ गई क्या? एक बार इसको नोट कीजिए और उसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय बल के उदाहरण देख लेते हैं। अब केंद्रीय बल क्या है? सेंटर से केंद्र से बाहर क्यों लगने वाला बल। इतनी सी बात समझ में आ गई ना तो पूरे अपकेंद्रीय बल के उदाहरण समझ में आ जाएंगे कि वह बल जो केंद्र से किसी वस्तु पर केंद्र से बाहर क्यों लगने वाला बल क्या है, अपकेंद्रीय बल है। बात समझ में आ गई। चलिए पहला उदाहरण है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। पहला एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन। पहला उदाहरण है वॉशिंग मशीन। थोड़ा समझना वॉशिंग मशीन। हम देखते हैं कि वॉशिंग मशीन में बीच में ऐसी बोल सकते हैं कोई चीज होती है जो ऐसे घूमती है, ऐसे घूमती है, और उसके साइड में यहां पर हम कपड़े रखते हैं, ऐसे ही रखता है ना। ऐसी कोई चीज है जो ऐसे घूमती रहती है, इतनी थोड़ी उसका आकार बड़ा होता है ऐसा, वो चीज ऐसे घूम रही है और उसके साइड में क्या रखे जाते हैं, कपड़े रखे जाते हैं। तो जब ये चीज घूमेगी तो इसके केंद्र से बाहर की ओर क्या लगेगा, बाहर की ओर एक बल लगेगा जिसे हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। और ये जो अभिकेंद्रीय बल है इसके साइड में जो कपड़े रखे हैं, इसके अंदर जो पानी है, जो वर्षा की बूंदे हैं, जो पानी की बूंदे हैं, हम बोल सकते हैं इसके अंदर जो मैल है, जो चिट्टा है, उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। बात समझ में आ रही है क्या? ये ऐसे घूम रही है तो इसके केंद्र से इधर 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 इधर, केंद्र से चारों तरफ बाहर की ओर एक बल लगेगा, उस बल को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। और उस अपकेंद्रीय बल के कारण इसके चारों तरफ जो कपड़े हैं, कपड़ों के अंदर जो पानी है, मैल है, वो क्या बाहर निकल जाएगा और कपड़े क्या हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। ये बात समझ आ गई। तो वॉशिंग मशीन में अपकेंद्रीय बल काम करता है, इस बात को समझ लेना अच्छी तरह से। इसके सेंटर से चारों तरफ क्या लगेगा, ऐसे बल लगेगा, और ये जो बल लग रहा है इस बल के कारण ही कपड़े साफ हो रहे हैं। ठीक है, चलिए वॉशिंग मशीन हो गई। दूसरा है दूध से क्रीम निकालने की मशीन आती है। दूध से क्रीम निकालने की मशीन बोल दो, या छाछ बनाने की मशीन, छाछ बनाने की मशीन, दोनों एक ही चीज है। तो हम देखते हैं कि उसमें ऐसी चीज होती है, ऐसी घूमती है, हम उसको ऊपर से ऐसे घुमाते हैं। ठीक है,
जो घी निकालने की या दूध से क्रीम निकालने की मशीन होती है, छाछ बनाने की मशीन होती है, उसमें जो उसको मारवाड़ी मतानी बोलते हैं, उसको ऐसे घुमाते हैं। तो हम देखते हैं जैसे इसको ऐसे घुमा रहे हैं, उसमें ऐसे नीचे स्ट्रक्चर होती है, उसके केंद्र से जहां पर ये घूम रही है, उसके केंद्र से चारों तरफ बाहर की ओर क्या लगेगा, बल लगेगा। और उस बल के कारण ये क्या करेगा, उस दूध में जो चिकनाट है, जो क्रीम है, उसको क्या कर देगा, साइड में बाहर की ओर फेंक देगा। इसको अच्छी तरह समझ लेना कि जो दूध से क्रीम निकालने की मशीन होती है, उसमें जो हम मत्तानी ऐसे घुमाते हैं तो उसके जो नीचे की स्ट्रक्चर होती है, उसके केंद्र से इधर 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 चारों तरफ क्या लगता है, बल लगता है। और उस बल को हम क्या, केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल कौन सा है, अपकेंद्रीय बल। तो वहां पर अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है और चारों तरफ अपकेंद्रीय बल लग रहा है, केंद्र से चारों तरफ, इस तरफ इस तरफ। तो वो क्या करेगा, उस दूध से जो क्रीम है उसको क्या कर देगा, अलग कर देगा, और वो एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और हम उसको प्राप्त कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? चलिए और आगे एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल अपकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है, एग्जाम में बार बार पूछा गया कि अपकेंद्रण में अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रण होता है कि भारी तथा हल्के कणों को अलग करना, भारी तथा हल्के कणों को अलग करने की विधि, भारी तथा हल्के कणों को अलग करने की विधि। देखो अपकेंद्रीय बल से प्रत्येक जगह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी पूछा गया कि वॉशिंग मशीन में कौन सा बल कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल। ये भी पूछा गया कि जो छाछ बनाने की मशीन होती है या दूध से क्रीम निकालने की मशीन होती है, उसमें कौन सा बल लगता है, ये भी पूछा गया है। और साथ में ये जो अपकेंद्रण है, इसमें बार बार पूछा गया अपकेंद्रण क्या होता है, अपकेंद्रण में कौन सा बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल काम करता है। अपकेंद्रण क्या होता है, थोड़ा देखना, भारी तथा हल्के कणों को अलग करना। जैसे ऐसा समझना कि हमें अनाज साफ करना है, गेहूं, दाल, बाजरा, जो भी हमें साफ करना है, उसमें कुछ घास फूस के तिनके हैं जो हल्के हैं। तो ये जैसे अनाज है, खूब सारे हैं, अनाज के दाने हैं, ऐसे समझ लो। और इनके बीच में ऐसे घास के तिनके हैं, छोटे छोटे। तो जब हम इसको ऐसे हिलाएंगे, ऐसे हिलाते हैं इसको ऊपर नीचे, ऐसे जब हिलाते हैं, तो जैसे हम हिलाते हैं तो जहां पर जो अनाज इकट्ठा है, ठीक उसके केंद्र से बाहर की ओर चारों तरफ क्या लगता है, बल लगता है। ऐसे ठीक उसके केंद्र से बाहर की ओर क्या लगता है, बल लगता है। और वो जो बाहर की ओर बल लग रहा है, उस बल के साथ जो घास फूस के तिनके हैं वो ऊपर की ओर आ जाएंगे, जो कचरा है वो कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा, और भारी कण कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। इस बात को समझ रहे हो क्या? जो अनाज है वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, और जो घास फूस के तिनके हैं वो उसके केंद्र से ऊपर की ओर, जो केंद्र से ऊपर की ओर जो अपकेंद्रीय बल लग रहा है उसके कारण ऊपर आ जाएगा और एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और हम उसको अलग कर लेंगे। तो अपकेंद्रण जो विधि होती है भारी तथा हल्के कणों को अलग करने की, उसमें भी आपके अपकेंद्रीय बल लगता है, और इसके द्वारा हम अनाज साफ कर सकते हैं या कुछ भी चीजें साफ कर सकते हैं जहां पर हल्के और भारी कण हो। ये बात समझ आ गई? चलिए अगला एग्जाम्पल, एक शब्द सुना होगा, ड्राई क्लीनर। ड्राई क्लीनर शब्द सुना होगा। बाल सुखाने की मशीन होती है। बाल को अगर आपको जो गिले हो गए उसको सोखना है, उसको आप इस मशीन द्वारा ड्राई क्लीनर। तो ड्राई क्लीनर में भी ऐसे ही होता है, एक बीच में पाइप होता है, और उस पाइप जब वो घूमता है तो उसके केंद्र से बाहर की ओर क्या लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। बाहर की ओर क्या लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। और अपकेंद्रीय बल लगने के कारण जो बाल हैं जो गीले वो सूख जाएंगे और थोड़े नरम हो जाएंगे। बात समझ आ गई? तो ड्राई क्लीनर में भी कौन सा बल,
आपके अपकेंद्रीय बल, ड्राई क्लीनर को वॉशिंग मशीन जैसे समझ लो एकदम, ठीक है। चलिए अगला आप देखते हो कभी कभार कि आप किसी मोड़ पे, जो मोड़ है उसमें बाइक पे जा रहे हो या किसी कार में बैठ के जा रहे हो, बस में बैठ के जा रहे हो, तो आप देखते हो कि जो आप है सीट से बाहर की ओर धक्का महसूस करते हो। जैसे ही जो चालक है वो उसको, जो बस है या ट्रक है, जो भी यातायात का साधन उसको मोड़ की तरफ मोड़ता है, तो चालक या उसके जो साइड वाला यात्री है वो बाहर की तरफ धक्का महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसके केंद्र से बाहर का क्या लग रहा है? अपकेंद्रीय बल लग रहा है। तो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल भी रीजन होता है और जड़त्व भी रीजन होता है। जब हम न्यूटन की गति के नियम पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर जो चालक है वो बाहर की तरफ धक्का महसूस कर रहा है, इसमें अपकेंद्रीय बल भी शामिल है और जड़त्व भी शामिल है, दोनों इसमें शामिल है। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, एक आपने झूला देखा होगा जो ऊपर की ओर गोल गोल घूमता है, बड़ा झूला होता है, इसको बोलते हैं मैरी गो राउंड। क्या बोलते हैं भाई? मैरी गो राउंड। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, मैरी गो राउंड में कौन सा बल लगता है? ऐसे झूला होता है, ऊपरी ओर घूमता बड़ा झूला है, तो उसमें भी जो वहां पर झूले में जो व्यक्ति बैठा है वो बाहर की तरफ धक्का महसूस करता है। मैरी गो राउंड झूले में जब हम बैठते हैं तो हम बाहर की तरफ धक्का महसूस करते हैं, ये भी किस कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। तो ये जो 6 एग्जाम्पल है वो हमने अपकेंद्रीय बल के पढ़े, और ये जो 5 एग्जाम्पल है हमने किसने पढ़े? अभिकेंद्रीय बल के पढ़े। तो आपको बातें समझ में आ गई होगी कि अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल क्या होता है। अपकेंद्रीय बल के बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, वॉशिंग मशीन पूछा जाता है, कैसे काम करता है मैंने बता दिया। दूध से क्रीम निकालना या छाछ बनाने की मशीन, अपकेंद्रण क्या होता है समझा दिया। और साथ में ये मैरी गो राउंड वाला याद रखना है। सीधा ऐसा भी शब्द आ सकता है क्योंकि इसको सामान्य भाषा में मैरी गो राउंड झूला कहते हैं। तो ये हमने अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल पढ़े, एक बार इसको नोट कर लो। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। हमने दोनों को एक साथ पढ़ने का प्रयास किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं या सामान्य विज्ञान जनरल साइंस की क्लास अच्छी लग रही है तो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ में इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस क्लास का जो लाभ है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जा रहा हो, डिफेंस हो या रेलवे हो या एसएससी हो, किसी भी तैयारी कर रहा है, उस विद्यार्थी को इन चीज़ों का लाभ मिल सके। और साथ में आप अल्फा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।